नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारी आज की चर्चा का विषय है केतु का राशि परिवर्तन। केतु हर 18 महीने के बाद अपनी राशि बदलते हैं। राहु और केतु दोनों ही बदलते हैं एक साथ, या अलग अलग काम नहीं करते, एक साथ बदलते हैं। तो राहु के परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव होंगे उसकी चर्चा तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो नंबर 146 में। आज चर्चा करेंगे सिर्फ केतु की, कि केतु के इस परिवर्तन, अपनी उच्च राशि के परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे और वो किस तरह प्रभाव करता है, यही हमारा विषय है। देखिए, ये तो बड़ा आसान है कि मैं आपको फटाफट ये बताता चला जाऊं कि इस लगन के लिए ये है, उस लगन के लिए वो है। वो भी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पहले थोड़ा सा समझ लें एक्चुअली केतु है क्या, हम उसके बारे में कितना समझते हैं, हम डरते ज़्यादा हैं या वो वाकई डरावना है। तो थोड़ी बहुत जो कुछ मेरी समझ बूझ है मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो केतु अपने आप में एक छाया ग्रह है। केतु मंगल की तरह एक्ट करता है, मंगल के जैसा, ठीक है। केतु जिस राशि में बैठता है उस राशि के हिसाब से अपने एक्शन को बदल देता है, यानी वो बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है उस राशि के स्वामी के साथ जिसके साथ वो बैठा है। मित्र के साथ बैठेगा तो मित्र की तरह व्यवहार शुरू कर देगा, शत्रु के साथ बैठेगा तो शत्रु की तरह। तो एक ऐसा आदमी जो थोड़ा मतिभ्रम है, फैसले लेने में डरता है, तय नहीं कर पाता कि क्या करना चाहता है, किसी न किसी थोड़े बहुत भय में, उलझन से में लगा रहता है, बहुत अच्छी रिसर्च करे बिना ही अपनी राय प्रकट कर देता है, बीच में बोल देता है, अपने आप को अति ज्ञानी साबित करने में लगा रहता है, थोड़ी बहुत जासूसी के अवगुण उसमें होते हैं, दूसरे के मन को टटोलने की कोशिश करने वाला, और ऐसी बीमारियों का इलाज करवाने वाला जो उसे है ही नहीं, या उसे लगता है मैं बीमार हूं पर वो बीमार है ही नहीं। ये सारे केतु के स्वभाव हैं। तो उसमें ज्ञानी होने का भाव है पर वो उतना ज्ञानी नहीं, उसमें भ्रमित रहने का, थोड़ा कंसंट्रेशन डाइवर्ट, फैसला नहीं ले पा रहा, ऐसा उसकी सोच समझ है। विशेष रूप से ये एक ऐसा ग्रह है जहां बैठता है मोस्टली वहां नुकसान देता है। 3 घरों को देखता है। 5वें घर अपने से 5वें घर पर दृष्टि डालता है, 7वें पर और 9वें पर। 7वीं दृष्टि हर एक ही ग्रह की होती है तो वो एक साधारण बात है, लेकिन 5वीं 9वीं ठीक वही दृष्टियां हैं जो राहु की हैं और गुरु की हैं। और गुरु की राशि मीन में ये स्वग्रही हो जाता है, तो इसलिए मीन के जैसा भी स्वभाव है। यानी बहुत ईमानदारी से समझें तो पहले कष्ट देगा, दुख देगा, तनाव देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, लेकिन बाद में आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। आप प्रयास करेंगे और आपको फिर फल प्राप्त होगा देर से, तो क्योंकि उसे गुरु वाला भी आशीर्वाद देना है। तो मंगल के प्रभाव के कारण पहले कष्ट, अब इसको हम लोग कहते हैं सेपरेट करने वाला। ये जिस घर में बैठता है उस घर के सुखों से आपको सेपरेट करेगा, पृथक करेगा। इसे पृथकतावादी ग्रह भी कहते हैं। ये भी अपने आप में एक इसका एक नेचर है, एक इसका स्टाइल है। तो 2-4 बातें हमने समझी। बीमारी के भय की बात समझी, किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, मैं थका थका सा रहता हूं, मैं अनईजी फील करता हूं, निकला कुछ नहीं। किसी भी मुद्दे पर रिसर्च करे बिना पर वाद विवाद में मुझे जीतना है, इसलिए थोड़ा लाउड होकर बोलते हैं, चीख कर बात करते हैं कि मेरी बात पहले सुन ली जाए, जिसका स्टाइल होता है। जिस घर में बैठते हैं उस घर के प्रभाव को तो प्रभावित करते ही उस घर को, 3 और घरों को देखते हैं और उनको भी प्रभाव जरूर देते हैं, यानी दृष्टि का भी पूर्ण प्रभाव। अगर मित्र के घर में बैठे हैं, जैसे अभी उच्च राशि में जाएंगे, तो हमारे लिए सिर्फ उच्च राशि को ही समझना है, हमारा दृष्टिकोण केवल गोचर है, लेकिन मैं फिर भी सारी बातें आपको बता दे रहा हूं। तो मित्र के घर में जाएंगे, कारक घर में जाएंगे, तीसरे, छठे और 11वें घर, ये हमारे त्रिक स्थान होते हैं। तो त्रिषडाय, त्रिक नहीं, तो तीसरा, छठवां और 11वां घर, इसमें जाएंगे तो शुभ फल देंगे। दृष्टि भी अगर मित्र के घर पर दृष्टि है तो दृष्टि का कुप्रभाव नहीं होगा, कम होगा। शत्रु के घर दृष्टि तो ज्यादा प्रभाव। तो जैसे एक टीचर
अच्छे बच्चे को भी थोड़ा डांटता है कि वो लाइन पर आए और ज़्यादा पढ़े, और बहुत बुरे को भी बहुत डांटता है क्योंकि वो लाइन पे नहीं आएगा तो उसे और पीटता है। तो कुल मिलाकर हर ग्रह को आपको दुख देने की जिम्मेदारी नहीं है, वो आप सारे ग्रह प्रयास यही करते हैं कि आप सीधी राह पर आएँ, राह को समझें और जिससे कि आपको लाभ हो। तो चलिए, प्रस्तावना बहुत लंबी चौड़ी हो गई और ये बताना जरूरी था। तो अब बात करते हैं एक एक करके सारी लग्नों पर इसका क्या प्रभाव होता दिखेगा। राहु के प्रभाव आप पहले ही देख सकते हैं। मेष के लिए 8वें घर में बैठेंगे। 8वां घर कुछ हद तक इसका कारक है। दूसरा और 8वां घर मोटे तौर पर केतु के लिए कारक ग्रह समझे जाते हैं, जहां वो कंट्रोलर होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कोई ग्रह कारक है और अपने घर में बैठा है और उच्च राशि में है तो शुभफल देगा ही देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर सिर्फ गोचर के हिसाब से चर्चा शुरू करते हैं। मेष के लिए बैठे हैं 8वें घर में अपनी उच्च राशि में। अष्टम भाव में बैठकर इनका एक विशेष कुप्रभाव देखने में आता है। ऐसी कुछ बीमारियां जिन्हें हम थोड़ा बहुत हद तक गुप्त रोग कहते हैं देखने में आती हैं। उसमें आप थोड़ी बहुत कमर दर्द की शिकायतें, पूरा पोर्शन ले लीजिए जिस पर बेल्ट बंधा होता है, तो ये सब तनाव देखने में आ सकते हैं। तो केतु ने वहां बैठकर क्या दिक्कतें दी आपको? ऐसी बीमारियों का शुभा या ऐसी बीमारियां दी जो लंबी चलती हैं, देर तक चलती हैं, ठीक मुश्किल से होती हैं। कुछ हद तक खाल की बीमारियां देने के लिए भी इसे समझा जाता है, मानसिक बीमारियों के लिए भी इसे समझा जाता है। लेकिन पोर्शन मैंने बताया, बेल्ट जहां बंधी है वो पोर्शन को फर्क पड़ेगा। पहली दृष्टि से 12वें घर को देखेगा तो हमारे खर्चों को थोड़ा प्रभावित करेगा। थोड़े से खर्चे होंगे इलाज के नाम पर, ऐसा इलाज, ऐसी बीमारी जो शायद है ही नहीं या लगभग निकलेगी नहीं, तो थोड़े खर्चे बढ़ा रहा है। 8वें घर में बैठ करके आपकी सेहत को थोड़ा सा प्रभावित कर रहा है। कुटुंब के घर पर देखकर वहां पर इसकी दृष्टि समदृष्टि आती है, तो वहां पर भी आपके कुटुंब के साथ आपके तालमेल को थोड़ा बिगाड़ रहा है। और इसकी जब तीसरी दृष्टि आई चौथे घर, माँ के घर पर, तो अब माँ का घर साथ साथ मन का घर भी है, हमारे अपना मन। तो मन तनावग्रस्त, मन चिंतित, मन चंचल, माँ के स्वास्थ्य को छोटी मोटी तकलीफें, सुखों में कमी देखने में आना, खर्चे होना, इलाज की भागदौड़ देखने में आना, परिवार के साथ तालमेल में कमी देखने में आना और खुद अनईजी फील करना, तनाव महसूस करना स्वास्थ्य का। कुल मिलाकर मेष के लिए ये परिवर्तन बहुत शुभ नहीं है, बहुत भयभीत नहीं होइए। ये सिर्फ गोचर है और गोचर का प्रभाव गोचर के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में वो अच्छे घर में प्लेस्ड है तो उतनी तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं इसको वृषभ के। वृषभ लगन के लिए 7वें घर में बैठेगा। 7वें घर में बैठा हो केतु थोड़ी सी मतभेद की स्थिति पत्नी के साथ बनाएगा। यानी पत्नी को, अगर आप पुरुष हैं तो, स्त्री हैं तो फिर पति, तो पत्नी के साथ क्या तालमेल की स्थिति आती है कि वो ऐसी पत्नी देखने में आ सकती है जो आपके साथ ऐसे मुद्दों पर बहस कर रही है जिस पर जरूरत ही नहीं है। उसकी विचारशीलता कम है पर अपनी राय रख रही है, अपनी राय जिद करके रख रही, ऐसा देखने में आता है। तो थोड़ी कंफ्यूजन, बात नहीं सुनना, अपनी बात को बड़ी करना, ये व्यक्तित्व में एक परिवर्तन देखने में आता है। तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वैवाहिक जिंदगी में खिचखिच देखने में आती है, बहुत अधिक बिल्कुल नहीं आती। और आमदनी के घर पर दृष्टि पड़ने से एक यहाँ थोड़ा लाभ ये होगा कि थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी शुरू में, लेकिन ऑन दी होल आमदनी को इंप्रूवमेंट देखने में आएगा। तो आमदनी खराब नहीं है, वो उसकी स्वदृष्टि है, वहां पर अपने घर को देख रहा है। तो शुरू में लगेगा काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन लास्ट में काम बनेगा। थोड़ी चतुराई से, थोड़ी हिम्मत से काम लेंगे तो इनकम इंप्रूव होगी। सेहत को लेकर की स्थितियां, व्यक्तित्व, कद काठी, सेहत की स्थितियां ठीक हैं। चौथा घर, तीसरे घर पे कर्क राशि में जहां दृष्टि पड़ी है, वहां ये जो प्रभाव आएगा किस तरह का कि भाई बंधों से तालमेल में थोड़ी सी दिक्कतें देखने में आएंगी। कुल रिजल्ट कैसा आया? लगन पर दृष्टि आ रही है, इसके कारण आपकी सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में थोड़ा कंफ्यूजन माइनर बढ़ा, ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं। भाई बंधों के साथ थोड़ी सी समस्या बढ़ी, कर्म करने की सामर्थ्य थोड़ी सी घटी, दिखावा ज्यादा, काम कम, कोशिशें दिखाने ऐसी मैं कितना प्रयास कर रहा हूं पर उतना रिजल्ट आ नहीं रहा। पत्नी के साथ थोड़ी बहुत खींचतान मैंने आपको बता दिया, ये बहुत माइनर लेवल पर आने वाला है। और आमदनी को थोड़ी दिक्कतें देके बाद में काम बनवा देना, अचानक से काम को बनवा देना, ये इसका रहेगा। तो आमदनी के लिए अच्छा। तो वृषभ के लिए केतु का ये परिवर्तन काफी हद तक ठीक है, मैं शुभ तो नहीं कहूंगा पर कम से कम नुकसान देने वाला है, ठीक ही मान के चलिए। मिथुन की बात करते हैं। मिथुन के लिए ये आएगा
छठे घर में पापी ग्रह का बैठना अच्छी स्थिति है। तो ये शत्रुओं के साथ युक्ति के साथ यानी ट्रिक्स के साथ टैक्टफुली शत्रुओं को हैंडल करना आप सीखोगे, पर आपके खर्चे बढ़ेंगे, डॉक्टरी इलाज जैसे भाग दौड़ बढ़ेगी। तो अब आपने क्या हुआ, शत्रु होंगे तभी तो उनको जीतोगे। तो केतु शत्रु बना रहा है, टैक्टफुली उनसे जीतने का भी अवसर दे रहा है, उन्हें आप समझा के बुझा के जीत सकोगे। लेकिन जो प्रभाव आ रहा है, जो समस्या आ रही है, जिसमें मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं, ये शत्रु होंगे तभी तो उन्हें जीता जाएगा। तो शत्रु मिले, खींचतान हुई, टैक्टफुली आपने उन्हें समझाने बुझाने में या अपने फेवर में करने में कामयाब हो गए, फायदा हुआ। जब शत्रु कम होंगे, शत्रुओं को जीत लिया जाएगा, शत्रु को फेवर कर लोगे, तो इनकम और स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा, खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि शत्रुओं को फेवर में करोगे। लेकिन जो पेरेंटल इफेक्ट से मिलने वाली संपदा है, वहां खींचतान दिक्कतें देखने में आएगी। तो कुटुंब के लोग आपके शत्रु बने, जिन्हें आप समझा बुझा के ठीक करोगे, आपके खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, इनकम इंप्रूव होगी, स्टेटस इंप्रूव होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने का योग बनेगा, जो अपने आप में बड़ा मजबूती होगा। तो मिथुन के लिए लमसम ये स्थिति शुभ है, खराब नहीं है, किसी तरह का ज्यादा नुकसान केतु के कारण यहां देखने में मेरे हिसाब से नहीं आएगा। कर्क की बात करते हैं तो संतान के घर में केतु आएंगे, ये अच्छी स्थिति नहीं है। मोस्टली संतान के स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी रूप में तनाव, अपनी एजुकेशन को लेकर किसी न किसी रूप में तनाव, बच्चों की एजुकेशन को लेकर के भी तनाव देखने में आता है। मोस्टली एबॉर्शन, अगर कोई ऐसे टाइम फ्रेम में है जहां उनको संतान होने वाली है या संतान की शुरुआत है, तो उन्हें एबॉर्शन होने की संभावना भी दे सकता है। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है प्लेसमेंट, खर्चे बढ़ा रहा है। लेकिन जो चीज अच्छी है वो यह है कि इनकम को इंप्रूव करेगा, आमदनी तेजी से बढ़ेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। सेहत खराब होगी तो आपकी सेहत पर 19-20 दबाव आएगा, संतान पर, पढ़ाई लिखाई पर, फैसले लेने की ताकत पर दबाव आएगा। तो कर्क के लिए मेला जुला हो गया। एक बार दोबारा से समझा देता हूं। तो सेहत पर छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, बड़ी नहीं पर आएंगी जरूर, जिससे आपको थोड़ा ढीला ढाला सा लग सकता है। एक चीज, संतान पक्ष आपके फैसले लेने की सामर्थ्य, यानी तय ही नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या करना चाह रहे हो। बच्चों की एजुकेशन पर तनाव आएगा, अपनी एजुकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तनाव आएगा, यानी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप कहोगे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ूं, या पढ़ा हुआ भूल जाता हूं, जैसा मर्जी आप कह लीजिए। लेकिन भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल डूब जाएगा ऐसा नहीं है, भाग्य के कारण लास्ट मोमेंट पे थोड़े बहुत फायदे जरूर होंगे, आमदनी भी बढ़ेगी। तो आमदनी बढ़ी, भाग्य का सहारा बढ़ा, पिता के साथ तालमेल की स्थितियां ठीक हुई। और जो खराब हुआ वो क्या खराब हुआ, संतान, पढ़ाई लिखाई इत्यादि। कर्क खत्म। बात करते हैं सिंह की। अब सिंह के लिए चौथे घर में बैठते हैं। चौथे घर में बैठ करके मां को, मन को प्रभावित करेंगे ही करेंगे। टैक्टफुली आदमी उन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, माता जी के स्वास्थ्य को आए, मन में कोई ना कोई चिंता, किसी ना किसी तरह की चिंता, हर काम को लेकर कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। ये हुई सिंह लगन के लिए पहचान। खर्चे बढ़ गए, ऐसे कुछ फायदे अचानक देखने में आ सकते हैं जो हम गड़ा हुआ धन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली गड़ा हुआ धन कहीं मिलता नहीं है। गड़े हुए धन का भाव होता है कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड लाभ हो जाए जिसके लिए आप उम्मीद छोड़ चुके थे। मसलन शेयर्स खरीदे थे, कभी माइनस में चल रहे हैं, एकाएक पता चला साहब शेयर्स प्रॉफिट में आ गए और 2 पैसे मिल गए। कहीं से कोई पेमेंट डूब गई थी, उम्मीद ही छोड़ चुके, लेकिन वो पेमेंट मिल गई। तो लमसम इसे भी गड़े हुए धन के तौर पर आप मान लीजिए, जो रुका हुआ पैसा कहीं है वो आपको मिल जाए। तो रुके हुए पैसे के मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, पर जो पहले से जमा किया हुआ है वो थोड़ा सा ब्लॉक होगा, खर्चे बढ़ेंगे, आपकी स्टेटस पोजीशन, आमदनी इंप्रूव होगी, मन में चिंता, तनाव किसी न किसी रूप में रहेगा। जिनकी कुंडली में सूर्य का या राहु का प्रभाव अपनी कुंडली में देखिएगा आप चौथे घर पे आ रहा है, और केतु का यहाँ बैठना गोचर में कहीं ना कहीं दिल पर दबाव डालेगा। माँ अगर इस उम्र में है जहां 75-80 साल वाली एज है, तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा तनाव देखने में आएगा। सावधानी बहुत जरूरी है। कन्या में देखते हैं तो तीसरे घर में बैठता है, बहुत बढ़िया घर, अच्छा, कोई नुकसान नहीं। भाइयों के साथ खींचतान, तनाव, और उनसे टैक्टफुली किससे कैसे बोलूं और किससे कैसे नहीं बोलूं, आप चतुराई से उनको हैंडल कर लेंगे, आपके काम बनेंगे। भाग्य में आपको वो कुछ हद तक लाभ ही देगा, नुकसान नहीं। इनकम को कम करेगा, यानी कोशिशें भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, भाई बंधुओं से तालमेल भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं,
फिर भी उतनी इनकम नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। पर वैवाहिक जिंदगी में छोटी मोटी खिचखिच छोड़ दें तो लमसम बिल्कुल ठीक रहेगा। तो वैवाहिक जिंदगी ठीक रहेगी, भाइयों से तालमेल ठीक रहेगा, प्रयास अच्छे करते हुए दिखाई देंगे। और जो दिक्कत आ रही है वो ये कि उतना आउटपुट नहीं आ रहा जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो शत्रु दृष्टि से देख रहा होगा। तो इनकम को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अधिक प्रयास करें, अधिक मेहनत करें, कंसंट्रेट करें अपने आप को जबरदस्ती, तो रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। तो कन्या के लिए प्लेसमेंट अच्छा है, एक दृष्टि खराब है, दो दृष्टियां ठीक ही हैं, तो कुल मिलाकर इसे अच्छा ही समझना चाहिए, ज्यादा खराब नहीं है। अब तुला की बात करते हैं। तुला की जो स्थिति है, दूसरे घर में आएंगे। दूसरा घर हमारे कुटुंब के साथ तालमेल की स्थिति है। अब याद रखिए कि दूसरा घर उसका कारक है। कारक मतलब जहां ग्रह मैक्सिमम प्रभावित कर सकता है, प्रभाव दे सकता है, उसकी अपना घर है, उसका अपना कंट्रोल वहां पर होता है। लेकिन दूसरे घर में वो थोड़ा सा भाषा को, कमर दर्द को, मांसपेशियों को, दांतों को, कभी कभी आंखों को भी थोड़ी सी दिक्कत देता है। लेकिन बुरी स्थिति नहीं है। केतु में जरा ज्यादा चतुराई से बात करने की क्षमता इंप्रूव हो जाती, शत्रुओं को कंट्रोल करना, औरों के भी प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए भागदौड़ करना, ऐसा प्रभाव देखने में आएगा। जमा पूंजी जो आपके पास पहले से जमा थी वो थोड़ी ब्लॉक होगी, इधर से उधर कामों में लग सकती है। स्टेटस को लेकर के भी दिक्कत आएगी, तो आपका इमेज, आपकी पोजीशन को दिक्कत ये देखने में आने वाली है। तो तुला के लिए कोई खास अच्छा यहाँ पे बना नहीं। केतु के यहाँ बैठने से आपकी बोली भाषा थोड़ी प्रभावित हुई, कुटुंब जनों के साथ तालमेल बढ़े, लेकिन उसके बाद भी दिक्कत आई। शत्रुओं पर आपने कंट्रोल बनाया, ये प्लस पॉइंट आपके लिए हो गया। जो थोड़ी जमा पूंजी पहले से थी वो खर्च हुई, मुफ्त की, फालतू की, बेमतलब की आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। और स्टेटस को लेकर के भी तनाव देखने में आएगा। आपकी इमेज, आपका रुतबा, आपकी पोजीशन, काम बनते बनते अटकते अटकते से देखेंगे। तो तुला के लिए ये केतु का प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, पर ज्यादा अच्छा बिल्कुल नहीं है। वृश्चिक की बात करते हैं तो लगन में ही आएगा। लगन में आने पर देखिए, अब अपना अपना तरीका है बात को देखने का, कोई कैसे देखता है, कोई कैसे। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली जो अभी चलती है, जिसे हम कहते हैं कि ये मान ली गई है, उसमें भी उनकी लगन में केतु है। अब अगर लगन में केतु बुरा होता या इतना ही बुरा होता तो भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली के लगन में केतु क्यों होता? और अगर केतु से सारी चीजें ही खराब होती तो कृष्ण जी तो फिर भगवान है, उनके लिए कुछ खराब क्यों नहीं हुआ? तो लगन में केतु आदमी को अत्यधिक चतुर भी बनाता है, थोड़ा कंफ्यूज भी करता है। दोनों बातें एक साथ हैं। चतुराई इसलिए कि उसके पास मनन करने की ताकत है कम और कल्पना करने की ताकत है ज्यादा। तो अगर उसके और ग्रह अच्छे हुए तो वो अच्छा प्रभाव देगा, और ग्रह कमजोर हुए तो उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इसे समझिए। अकेला केतु, अब बेशक मैं गोचर में सिर्फ अकेले केतु की बात बता रहा हूं, लेकिन प्रभाव ऐसे नहीं होता है, और ग्रहों का भी जबरदस्त असर है जो बाकी 8 हैं। तो लगन में केतु लमसम की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ी सी डाइजेशन की तकलीफें, पढ़ाई लिखाई में कंफ्यूजन की स्थितियां, संतान पक्ष में सुखों की कमी किसी न किसी रूप में। तो आपकी एजुकेशन, आपके फैसले लेने की ताकत, आपके संतान के साथ आपके तालमेल, आपके वैवाहिक जिंदगी के तालमेल, आपके भाग्य की स्थितियां, सब कुछ खराब कर रहा है। वो किसी भी चीज को ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर और ग्रह अच्छे हुए, जैसे कि वो ग्रह जो मंगल है, लगन का स्वामी, अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो केतु फिर पॉजिटिव असर करेगा। तो केतु ग्रह और हालात कहाँ बैठा है, उस घर का मालिक कितना मजबूत है, इस हिसाब से भी अपना असर बदल देता है। तो केतु का यह प्रभाव आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो ये गोचर का प्रभाव समझ आएगा। लेकिन लमसम सिर्फ गोचर के हिसाब से बात करें तो केतु का ये गोचर वृश्चिक लगन में शुभ नहीं है। बात करते हैं धनु लगन की। अब धनु लगन की स्थिति क्या है कि धनु लगन में 12वें घर में बैठते हैं। अब 12वें घर में लमसम कोई ग्रह अच्छा असर नहीं करता है, पर केतु की एक विशेष बात है, खास गुण इसको अवेलेबल है, वो ये कि 12वें घर में होता है तो ये मोक्ष दिलवा सकता है। अब सोचिए, जो ग्रह मोक्ष दिलवा सकता है, ऐसे योग हैं, ऐसा किताबों में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, तो बहुत खराब कैसे होगा? कहीं ना कहीं भाव यह है कि वो हमारे खर्चों को कम करेगा, हमारी इच्छाओं को सीमित करेगा, क्योंकि वही ग्रह जो आपको कमजोर होने पे भ्रमित करता है, अत्यधिक बलवान हो, जैसे कि अभी अपनी उच्च राशि में और ग्रह भी अच्छे हों, तो वो आपको आत्म केंद्रित बना देता है, सेल्फ सेंटर्ड। आप मुनि हो जाते हैं, आप मनन करने वाले हो जाते हैं, आपकी
कंसंट्रेशन अंदर बहुत बढ़ जाती है, तो आपको पब्लिक से वास्ता कम, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा अपने आप हो जाता है, तंत्र मंत्र की तरफ अपने आप हो जाता है। तो घुमा फिरा कर क्या हुआ कि ये प्लेसमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में कहाँ है। तो यहाँ पर मनन करवाएगा, धार्मिकता बढ़ाएगा, कुछ पा लेने के लिए कुछ त्याग देने की सामर्थ्य बढ़ाएगा, अपने आप में सीमित करेगा, ना ज़्यादा बोलना ना चालना। लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलते, पर मोस्टली अपने आप को थोड़ा सीमित करते हैं। सुखों की स्थितियों को ठीक करता है, उसको इम्प्रूव करता है, खर्चों को कम करता है, शत्रुओं को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ जमा पूंजी को खराब करता है, मतलब आपके पास जो पैसा पहले से सेव था वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। थोड़ा बहुत इलाज के लिए भी भागदौड़ देखने में आती है, कुछ दान पुण्य के नाम पर भी खर्च कर देता है। तो धनु वालों के लिए स्थिति अधिक खराब नहीं है, माइनर खराब है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में जन्म के समय से केतु 12वीं में है और ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है, तो ये मोक्ष देने वाला है, बहुत ही अच्छा इसका प्लेसमेंट वहां पे काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं मकर की। मकर के लिए 11th हाउस में आएंगे, तीसरे, छठे और 11वें घर में मोस्टली सभी पापी ग्रह शुभ फल देते हैं। तो इनकम के लिए नए से नए रूट पैदा करेगा, ऐसे नए नए रास्ते खोलेगा जो अभी तक हमें पता ही नहीं होंगे, नए लिंक्स बनाएगा, ये उसका अंदाज है। भाइयों के साथ तालमेल में कमी आएगी, मेहनत करने में थोड़ी सी कमी आएगी, यानी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करूं और कैसे नहीं करूं। संतान के साथ व्यापार, फैसले लेने की सामर्थ्य गड़बड़ाएगी। तो अब फैसले लेने की ताकत गड़बड़ा रही है, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी आ रही है। आपके कर्म उतने मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपको लाभ दे रहा है। ये केतु की क्वालिटी है। फिर से समझ लीजिए कि वो इनकम जरूर देगा, इनकम को बढ़वाएगा, नए नए सोर्सेज भी खुलवाएगा। भाइयों के साथ भी तालमेल खराब हो रहा है और आप कह रहे हो कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूं जितनी मुझे करनी चाहिए थी। तो ये हुआ केतु का प्रभाव, अशुभ प्रभाव। देखिए, संतान के साथ भी दिक्कत आ रही है, फैसले लेने में दिक्कत आ रही है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, और वैवाहिक जिंदगी में भी माइनर दिक्कतें देखने में आ रही हैं। इतने सब के बाद भी तो इनकम बड़ी अच्छी इंप्रूव हुई, बाकी सब दृष्टियों का तीनों प्रभाव यहाँ पे खराब होते दिख रहे हैं। तो मकर के लिए प्रभाव साधारण है, आमदनी के अलावा बाकी चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, खिचखिच देखने में आएगी, तो ज्यादा मजा आपको नहीं आने वाला है। कुंभ की बात करते हैं, दशम भाव में ये स्थिति बैठती है, तो सिर्फ मन, थोड़ी सी छाती से संबंधित समस्याएं, 1-2% दिल से संबंधित समस्याएं दिक्कत देखने में आएगी। बोली, भाषा, व्यवहार कुशलता, स्टेटस, आपके शत्रु, आपकी बीमारियां, आपके कर्जे, ये सब कंट्रोल में रहेंगे। तो कुंभ के लिए ये प्लेसमेंट केतु का शुभ है, इसमें कोई खराबी, कोई ज्यादा दिक्कत देखने की उम्मीद नहीं। थोड़ा बहुत आएगा तो आपके अपने मन की, अब थोड़ी चिंता, थोड़ा भ्रम तो ये रखेगा ही, ये इसका बेसिक स्वभाव है। लेकिन लमसम कुंभ की स्थिति यहाँ पे अतीव शुभ है। वो स्टेटस को इंप्रूव कर रहा है, वो हालात को इंप्रूव कर रहा है, वो नए से नए सोर्सेस बना रहा है, वो आपकी इमेज को इंप्रूव कर रहा है, कुटुंब के साथ आपके तालमेल की स्थितियों को ठीक करेगा, और सिर्फ दिल, छाती, मां और मन, इन मुद्दों को थोड़ा सा तनाव देगा। सिर्फ तनाव, कोई कंक्रीट सॉलिड गड़बड़ झाला नहीं देगा, पर छोटा मोटा तनाव जरूर देगा। और शत्रुओं के साथ इसके तालमेल की स्थितियों को इंप्रूव करता है, मतलब टैक्टफुली उनसे कुछ काम बनवा लेना या कुछ काम मना लेना, ये देखने में आता है। तो कुंभ के लिए स्थितियों को शुभ समझा जाना चाहिए। मीन की बात करते हैं तो 9th हाउस में, 9वें घर में, भाग्य के स्थान में, पिता के स्थान में आते हैं, अच्छे हैं, वहां से लगन को देख रहे हैं। तो पिता के घर से बैठ के लगन को देख रहे हैं, एक त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण में देख रहे हैं, और तीसरे त्रिकोण में भी देखेंगे, यानी पंचम भाव को। तो एक साथ तीनों त्रिकोण इसने पकड़ लिए। संतान के घर की स्थितियों को थोड़ा सा कुप्रभाव करेंगे, माइनर, यानी पढ़ाई लिखाई इंप्रूव होगी तो संतान की दिक्कतें आएंगी, संतान की दिक्कत आई तो पढ़ाई लिखाई इंप्रूव होगी, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, या तो बच्चों की इंप्रूवमेंट आएगी या पढ़ाई की, ऐसा देखने में आ सकता है। थोड़ी बहुत चेहरे पे झाइयां, चोट, निशान, थकावट, अनईजी फीलिंग, कंफ्यूजन्स देखने में आ सकता है, पर बड़े टैक्टफुल होते हैं, भाग्य का सहारा मिलता है, पिता के साथ सहयोग और अपनापन की प्राप्ति होती है, पिता से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। स्थितियां उतनी भी खराब नहीं है जितना टेंशन ले। तो लमसम अगर हम मीन के लिए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं तो ये हालात खराब नहीं है, इनके लिए भी इसे शुभ ही समझना चाहिए। अब बात आती है कि जिनके लिए खराब हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए। तो फिर समझ लेते हैं, ये गोचर का प्रभाव है, आपकी अपनी जन्म कुंडली में प्लेसमेंट और बाकी 8 ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से ही असर होगा, पर गोचर अपना प्रभाव जरूर करता है। इसलिए सारी बात मैं बार बार बताता हूं कि इस सब बातों को एज इट इज फाइनल पकड़ के मत बैठ जाइए कि खराब बताया तो बड़ा खराब जाएगा, अच्छा बताया तो बहुत अच्छा जाएगा।
प्रभावित करता है, लेकिन 100% प्रभावित नहीं कर सकता है। इसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। क्या उपाय कर सकते हैं? तो केतु के लिए बहुत सारे उपायों में से है कि केतु के मंत्र का जाप करें। ये एक सुंदर हल हो सकता है। कुत्ते को दूध पिलाना भी एक हल हो सकता है, और चिड़ियों को दाने डालना, मछलियों को दाने डालना भी इसका एक उपायों में किया जा सकता है। इनमें से आप कोई सा भी उपाय करते हैं तो आपके लिए सुफल देने वाला ही होगा। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातचीत आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इसका अंदाज, इसका स्टाइल केतु का अगर आपको पहले से कुछ क्लियर नहीं है तो जरूर हुआ होगा। फिर भी कोई बात आपको नहीं समझ आई है या क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।